देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का आज प्रस्तुत है 22वां अंक। महाराज सुरेंद्र सिंह नौगढ़ से रवाना होकर दौड़े दौड़े बिना ठहरे हुए 2 रोज में चुनारगढ़ पहुंच गए। शाम के वक्त महाराज जय सिंह को खबर लगी। फतेह सिंह सेनापति जो उनके लश्कर के साथ थे अगवानी के लिए रवाना किए गए। फतेह सिंह की ज़बानी सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना। सुबह होते होते लश्कर चुनारगढ़ पहुंच गया। जय सिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला। राजा सुरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जय सिंह के पास भेजा कि आकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे से निकलकर कुछ दूर गए थे कि महाराज जय सिंह के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों के साथ परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े, जिन्हें देखकर ये अटक गए। कलेजा धक धक करने लगा। क्या हाल है, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? एक सरदार ने कहा, बड़ी आफत आ गई है। क्या हुआ है? राजा साहब के पास ले चलो, वहीं कुछ कहेंगे। उन सभी को लिए हुए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए। कायदे के अनुसार प्रणाम किया और बैठने का हुक्म लिया। महाराज सुरेंद्र सिंह ने इन लोगों को बदहवास आने से परेशानी महसूस की। हरदयाल सिंह ने कहा, आज सवेरे से ही अंदर से तोप की आवाज़ आई थी। खबर करने के लिए महाराज के खेमे में आया तो दरवाजे के पहरे वाले बेहोश पड़े थे। महाराज का पलंग खाली था। देखते ही सन्न हो गया। पहरे वालों को देखकर कविराज जी ने कहा है, इन्हें बेहोशी की दवा दी गई है। ये हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा जो बाईं तरफ बैठे थे। जीत सिंह ने कहा, केवल महाराज गायब हुए होते तो मैं कहता कि कोई अय्यार किसी दूसरी तरकीब से ले गया है, मगर जब कई आदमी बेहोश हैं तो विश्वास होता है कि महाराज के खाने पीने की चीज़ों में बेहोशी की दवा दी गई है। उनका रसोइया आएगा तो पूरी बात पता चलेगी। सुनते ही महाराज सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया, रसोइयों को हाजिर करो। कई पहरेदार गए। बहुत दूर जाने की जरूरत न थी, दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही था। पहरेदार जल्द ही खबर लेकर आए, रसोइयाँ कोई नहीं है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर खबर दी, महाराज के रसोइये और खिदमतगार लश्कर के बाहर पाए गए हैं, जिनको डोली पर लाद कर लोग ले आ रहे हैं। दीवान तेज सिंह ने कहा, डोलियाँ बाहर रखी जाएं, सिर्फ एक रसोइये की डोली यहाँ लाई जाए। बेहोश रसोइये को खेमे के अंदर लाया गया। जीत सिंह उसे होश में लाए और बेहोश होने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, पहर रात गए हम लोग के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया जो बोलने में बहुत ही तेज और अपने सौदे की तारीफ कर रहा था। हम लोगों ने कुछ सौदा खरीद कर खाया। उसी समय सिर घूमने लगा, दाम देने की सुध ही न रही। इसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम। दीवान जीत सिंह ने कहा, जाओ तुम लोग अपने डेरे में जाओ। बेहोशी दूर करने वाली दवा उन सरदारों को देकर विदा किया और कहा, इसे सुंघाकर उन सबको होश में लाइए जो बेहोश हैं। दीवान हरदयाल सिंह से कहा, आप यहीं बैठिए। सब आदमी विदा कर दिए गए। राजा सुरेंद्र सिंह, जीत सिंह और दीवान हरदयाल सिंह थे। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर सुरेंद्र सिंह ने कहा, महाराज को छुड़ाने की फिक्र करो। जीत सिंह ने कहा, क्या फिक्र है? कोई अय्यार भी नहीं है कि कुछ काम हो। तेज सिंह और देवी सिंह कुमार की खोज में गए हैं, अब तक उनका भी पता नहीं। राजा ने कहा, तुम ही कोई तरकीब करो। जीत सिंह ने कहा, क्या करूं, मुद्दत हुई अय्यारी छोड़ दी है। जिस दिन तेज सिंह को इस फन में होशियार करके सरकार की नजर किया है, उस दिन से अय्यारी के काम से सरकार ने मुझे छुट्टी दे दी थी। अब फिर ये काम लिया जाता है। मुझे यकीन था कि अब जिंदगी भर ऐसी नौबत तो ना आएगी। इसी ख्याल से अय्यारी का बटुआ भी अपने पास नहीं रखता। राजा ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर इस वक्त दब जाना, अय्यारी से इनकार करना मुनासिब तो नहीं है। मुझे यकीन है कि चाहे तुम अय्यारी का बटुआ नहीं भी रखते होगे, मगर कुछ सामान जरूर लाए होगे। जीत सिंह ने कहा, जब सरकार साथ हैं और इस फन को जानते हैं तो सामान क्यों नहीं रखेंगे। राजा ने कहा, फिर क्यों सोचते हो, अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जय सिंह को छुड़ाओ। जीत सिंह ने कहा, जो हुक्म। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं किसी से मत कहिएगा। फतेह सिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए। जो भी हो, आज लड़ाई बंद न होने पाए, ये काम आपके जिम्मे रहेगा। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। जीत सिंह ने कहा, आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए। मैं महाराज से विदा होकर अपने डेरे पर जाता हूँ, क्योंकि समय कम है और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा होकर अपने डेरे की तरफ गए। दीवान जीत सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा और बुझा दिया और आप भी हुक्म लेकर खेमे में गए। अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना बूढ़ा खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के पास रहता था। नौगढ़ से रवाना होते समय अय्यारी का सारा सामान दुरुस्त करके ले चलने का इंतजाम इसी बूढ़े के सुपुर्द किया था। इनको अय्यारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और जब ये मालूम हुआ कि अय्यार लोग कुमार की खोज में हैं, तो शायद जरूरत पड़ जाए, ये सोचकर इन्होंने अय्यारी का सामान लेना मुनासिब समझा था।
बूढ़े खिदमतगार से अय्यारी का संदूक मंगवाया, सामान दुरुस्त किया, बटुआ भरने लगे। उन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उससे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रह गया था। सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बनाकर अपने खेमे से बाहर निकल गए। जीत सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर चट्टान पर बैठ गए। बटुए में से कलम दावात और कागज निकाला, कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब ये था कि तुम लोगों की चालाकी कुछ काम न आई। आखिर मैं किले के अंदर घुस ही आया हूँ, देखो क्या आफत मचाता हूँ। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह के बहुत से पुर्जे लिखकर थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हो गए। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। किले में इधर उधर घूमने लगे। खूब अंधेरा हो रहा था। मौका पाकर दीवार पर जो नीची और टूटी हुई थी कमन लगाकर चढ़ गए। सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोलकर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाजें आ रही थीं। किले के फौज बुर्जिया या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी। बहुत से आदमी दरवाजे की तरफ घबराए हुए खड़े लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इसी कारण जीत सिंह को बहुत मौका मिला। उन पुर्जों को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रखकर छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू कर दिया। जब किसी को आते देखते तो हटकर छिप जाते, सन्नाटा होने पर अपना काम करते। सारे कागज चिपका दिए। किले के फाटक पर लड़ाई हो रही थी। जितने अफसर और अय्यार थे सब उसी तरफ जुटे हुए थे। किसी को खबर न थी कि अय्यारों के सरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे हैं और अय्यारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जय सिंह को कहाँ कैद किया है, इस बात का पता लगाएं, उन्हें छुड़ाएं और साथ ही शिवदत्त के अय्यारों को गिरफ्तार करके लेते चलें। एक भी अय्यार बचने न पाए जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ाए। फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से चला जाएगा, फाटक टूट जाएगा। बद्रीनाथ इधर उधर घबराए हुए घूम रहे थे। इतने में एक पहरेदार ने आकर शोरगुल मचाया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार पहरेदार जख्मी था। उसके चेहरे पर इतने जख्म थे कि खून निकलने से उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ ने कहा, तुम्हें किसने जख्मी किया गया? पहरेदार ने कहा, आप लोग इधर के ख्याल से ऐसा भूले हैं कि किसी बात की सुध नहीं है। पिछवाड़े की तरफ से कुंवर वीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं। किले में चारों तरफ घूम घूम के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने मुकाबला किया था, मगर वो बहुत चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहोश जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ। आती दफा रास्ते में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते हुए देखा था, मगर खौफ के मारे कुछ न बोला। बद्रीनाथ ने कहा, कितने आदमी हैं तुमने देखा? पहरेदार ने कहा, कई आदमी हैं, मुझे एक से ही वास्ता पड़ा। बद्रीनाथ ने कहा, उसे पहचान सकते हो? हाँ, जरूर पहचान लूंगा। मैंने रोशनी में उसकी सूरत देखी है। मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूँ, तुम साथ चल सकते हो? क्यों नहीं चलूंगा, उसने मुझे अधमरा कर डाला है। अब बिना गिरफ्तार कराए चैन नहीं पड़ता है। बद्रीनाथ ने कहा, चलो। बद्रीनाथ, रामनारायण, चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ ही वो जख्मी पहरेदार भी था। रनिवास के पास पहुंचकर देखा, एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है। एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी है जो जल रही है। पास ही तेल की कुप्पी पर नजर पड़ी। मालूम हो गया कोई मशालची है। पहरेदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसने मारा। ये कहकर मशाल और कुप्पी झट से उठा ली। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रखकर देखा तो समझ गए बेहोशी की दवा दी गई है। पहरेदार ने कहा, इसे छोड़िए, पहले चलकर उस बदमाश को ढूंढिए। मैं मशाल लिए आपके साथ चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग महाराज जय सिंह को छुड़ा ले जाएं। बद्रीनाथ ने कहा, चलो चलो, पहले उसी जगह चलो जहाँ महाराज जय सिंह कैद हैं। सब में ये तय हो गया। सब उसी जगह पहुंचे। देखा, महाराज हथकड़ी पहने लेटे हैं। पहरेदार ने खूब गौर से उस कोठरी के दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, चलिए दूसरी तरफ ढूंढते हैं। चारों तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुर्जे देखे। इन अय्यारों के होश गायब हो गए। सोच रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा। एक कोठरी की तरफ इशारा किया, देखो देखो, अभी एक आदमी उस कोठरी में घुसा है, जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था। ये कहकर उस कोठरी की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग पहुंच गए। बद्रीनाथ ने कहा, चलो चलो, अंदर चलो। पहरेदार ने कहा, पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वो जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ ने कहा, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो, तुम्हारे हाथ में मशाल है। पहरेदार ने कहा, नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक दफा जान बची है, अब मुझे कौन सी कमबख्ती सवार है कि मैं जानबूझकर भाड़ में जाऊं। बद्रीनाथ ने कहा, वाह रे डरपोक,
इसी जीवट पर महाराज के यहाँ नौकरी करता है। ला मशाल मेरे हाथ में दे, मत जा अंदर। पहरेदार ने कहा, लो मशाल, इतने जख्म खाए हैं कि अभी डरपोक ही हो गया हूँ। अपने को लगती है तो मालूम होता है कि कितना दर्द होता है। ये कहकर चौबदार ने मशाल की कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में दे दी और अलग हो गया। चारों अय्यार कोठरी के अंदर घुसे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि बाहर से पहरेदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी। अपनी कमर से पथरी निकालकर आग झाड़ कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकाली हुई थी उसमें आग लगा दी। वो रस्सी बनकर सुसुराती हुई अंदर घुस गए। ये पहरेदार कोई और नहीं, अय्यारों के सरताज जीत सिंह थे। पहरेदार बनकर अय्यारों में खौफ पैदा किया और फिर वो कोठरी देखी जहां महाराज जय सिंह कैद थे। अब उन्होंने अय्यारों को कोठरी में बंद कर दिया था। इस कोठरी के अंदर पहले ही बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज में उन्होंने रख दी थी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर निकाल दी थी। पलीती में आग लगी और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़कर उस जगह गए जहां महाराज जय सिंह कैद थे। सन्नाटा था। दरवाज़ा खोल बेड़ी और हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा, यहाँ से जल्दी चलिए। जिधर से जीत सिंह कमंद लगाकर किले में आए थे उसी राह से महाराज जय सिंह को नीचे उतारा और तब कहा, आप नीचे ठहरिए, मैंने अय्यारों को बेहोश किया है। एक एक करके कमंद में बांधकर उन लोगों को लटकाता जाता हूँ, आप खोलते जाइए। अंत में उतरकर मैं आपके साथ लश्कर चलूंगा। जीत सिंह ने लौटकर कोठरी खोली। बद्रीनाथ और सारे अय्यारों को अपने नाक में बेहोशी दूर करने वाली लखलखे से तर की हुई रुई अंदर डाली और कोठरी में घुस गए। तमाम कोठरी में धुआं था। बत्ती जलाकर बद्रीनाथ और बाकी अय्यारों को घसीट कर बाहर लाए। पिछली दीवार की तरफ से ले जाकर एक एक करके सबको नीचे उतारा। आप भी उतर गए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा दिया। महाराज जय सिंह को लश्कर में पहुंचाया। कहारों को साथ लेकर आए। अय्यारों को उठवा लिया। हथकड़ी बेड़ी डालकर खेमे में कैद किया और पहरा मुकर्रर किया। महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की तारीफ करके दोनों राजाओं ने कई इलाके उनको दिए, जिसकी सनद भी उसी वक्त मुहर लगाकर उनके हवाले की गई। रात बीत गई। पूरब की तरफ से सफेदी निकलने लगी। लड़ाई बंद हो गई। तेज सिंह वगैरह अय्यारों के साथ कुमार खो से बाहर निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिताकर जब सवेरे रवाना हुए तो एक नकाब पोश सवार दूर से आता दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ आ रहा था। जब इनके करीब पहुंचा तो घोड़े से उतरकर जमीन पर कुछ रखकर दूर जाकर खड़ा हो गया। कुमार ने देखा तिलस्मी किताब के ऊपर नजर पड़ी। एक खत था जिसे देखकर वो खुश हुए। तेज सिंह से बोले, तेज सिंह क्या करें, ये वनकन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान का बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी का आदमी है। तिलिस्मी किताब मेरे रास्ते में रखकर दूर जाकर खड़ा हुआ है। देखें इस खत में क्या लिखा है। कुमार ने खत पढ़ा। ये तिलिस्मी किताब मेरे हाथ लग गई है, तुम्हें दे रही हूँ। तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ, बेचारी बड़ी तकलीफ में होगी। चुनारगढ़ में लड़ाई हो रही है, तुम भी जाओ। अपनी जवां मर्दी दिखाकर फतह अपने नाम लिखवाओ। तुम्हारी दासी वियोगिनी। कुमार ने कहा, तेज सिंह तुम भी पढ़ लो। तेज सिंह ने खत पढ़कर कहा, न मालूम वनकन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ होते हैं। कुमार ने ऊंची सांस लेकर कहा, हाय एक बला हो तो सिर पर से टले। देवी सिंह ने कहा, मेरी राय है आप लोग यहीं ठहरें, मैं चुनारगढ़ जाकर पहले हाल दरियाफ्त करता हूँ। कुमार ने कहा, ठीक है, अब चुनारगढ़ 5 कोस होगा, तुम खबर ले आओ, तब तक हम लोग चलें, क्योंकि बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा। देवी सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा। दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए। चुनारगढ़ की लड़ाई का हाल कहा, महाराज जय सिंह के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अय्यारी की तारीफ करके बोले, लड़ाई हो रही है। फौज कई दफा दरवाजे तक पहुंचती है मगर दरवाजा तोड़ नहीं पाती। किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान किया है। इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता। तेज सिंह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी दिलावरी का काम है। या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धो लेंगे। कुमार ने कहा, हम लोगों के लिए लड़ाई से बढ़कर मरने का कौन सा मौका है। या तो चुनारगढ़ फतेह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी में दखल देंगे। दोनों हाथ में लड्डू हैं। तेज सिंह ने कहा, शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी। चलिए भेस बदल कर किले में घुसते हैं, मगर ये काम दिन में नहीं हो सकता। कुमार ने कहा, क्या हर्ज है, चलो रात को ही सही। रात भर किले के अंदर रहेंगे। सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आएगी उसी वक्त हम फाटक पर टूट पड़ेंगे।
सब ऊपर फसीलों पर चढ़े। फाटक पर 150 आदमियों में घुसकर दरवाजा खोल देना कोई बड़ी बात नहीं। देवी सिंह ने कहा, कुमार की बात सही है, मगर ज्योतिषी जी को बाहर छोड़ना चाहिए। ज्योतिषी जी ने कहा, वो क्यों? देवी सिंह ने कहा, आप ब्राह्मण हैं और क्यों ब्रह्म हत्या का पाप हम अपने ऊपर लेंगे? लड़ाई क्षत्रियों का काम है, आपका नहीं। कुमार ने कहा, हाँ ज्योतिषी जी, आप किले में मत जाइए। ज्योतिषी जी ने कहा, अगर मैं अय्यारी न जानता तो ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो अय्यारी जानता है उसके आगे जवामर्दी और दिलावरी हाथ जोड़े खड़े रहती है। देवी सिंह ने कहा, चलिए, आप चलेंगे तो हमें तो फायदा ही है। कुमार ने कहा, फायदा क्या? देवी सिंह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ज्योतिषी जी हम लोगों के दोस्त हैं, कभी साथ न छोड़ेंगे। अगर मर जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे, तब भी हमारा ही काम होगा। ज्योतिषी जी ने कहा, क्या हमारी ही अवगति होगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है मुझे। इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े। घोड़े पर सवार हुआ यारों को साथ ले चुनारगढ़ की तरफ चले। शाम होते होते चुनारगढ़ पहुंचे। रात को मौका पाकर कमंद लगाकर किले में घुस गए। दिन लगभग पहर भर को आया होगा। फतेह सिंह की फौज लड़ रही थी, फिर किले के दरवाजे तक पहुंच गई।